हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। फाइनेंशियल ईयर 26 मतलब 2025 से 26 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसने सारे रिकॉर्ड और सारे एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक किया। बिकॉज बहुत लोग का कहना था कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका आंकड़ा 1.5% ऑफ जीडीपी के लगभग रहेगा। बट रिकॉर्ड ब्रेकिंग हमारा जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो 1% से भी कम आकर 0.9% पे आया है। ये उस समय जब आज ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी अपने पीक पे है, उस समय जब चाइना अपने चीजों को डंप कर रहा है और भारत के एक्सपोर्ट के लिए बॉटलनेक क्रिएट कर रहा है, उस समय जब यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लाकर भारत के एक्सपोर्ट को रोकने जा रहा है, और उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप इस साल जनवरी से लगातार टैरिफ वॉर को उन्होंने अनलीश किया है। तो फ्रेंड्स, भारत की ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट की खबर आई है, ये बहुत ही एक अच्छी खबर है भारत के इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट सक्सेसफुल रहा है, ये आने वाले वित्तीय ईयर में भी मतलब FY27 में, विच मीन्स फ्रॉम 2026 टू 2027, ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा। बिकॉज भारत के पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो भारत को काफी ज्यादा बचा के रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी खबर है जो भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। अगर आपको करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में नहीं पता है फ्रेंड्स, तो करंट अकाउंट डेफिसिट का सबसे आसान अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो भारत टोटल गुड्स एंड सर्विसेज को कितना बेचता है बाहर, और बाहर से कितने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज बाहर बेच रहा हूं और 200 रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज मैं बाहर से खरीद रहा हूं, तो हमारा जो डेफिसिट होगा वो होगा 100 रुपीज को। इसी को जब मैं जीडीपी में रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं करंट अकाउंट डेफिसिट को कहता हूं 1.5% या 2% या जितना भी है इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जितना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा उससे उतना बड़ा भारत के प्रेशर होगा फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर। हमारा जो डॉलर है उसका रिजर्व हमारा कम होगा, जिसकी वजह से भारत की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस है वो बढ़ सकती है। और आज क्योंकि बहुत लोग का कहना था कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, चाइना की पॉलिसी और यूरोप की पॉलिसी की वजह से काफी बड़ा हिटबैक करेगा, लेकिन जो डेटा आया है वो उसके विपरीत बता रहा है कि इनफैक्ट FY26 में 2025 से 26 के इस करंट फाइनेंशियल ईयर में भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इट इज प्रोजेक्टेड टू बी 0.9%। अब फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट आया है, ये रिपोर्ट आया है केयर एज रेटिंग्स के द्वारा। ये केयर एज रेटिंग्स रिपोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि भारत का जो प्रोजेक्टेड करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मात्र 0.9% है। और इसके दो रीजंस इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। पहला रीजन है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक ड्रिवन है, मतलब भारत की इकोनॉमी जो है वो डोमेस्टिक फैक्टर्स पे ज्यादा चलती है। और क्योंकि भारत की डोमेस्टिक फैक्टर्स अभी भी उतनी स्ट्रांग है, इसलिए भारत को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पहुंचेगा अमेरिका और यूरोप में क्या हो रहा है, क्योंकि भारत जो है वो एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। मतलब हमारी इकोनॉमी में जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो बहुत प्रीडोमिनेंट प्ले करते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा भारत को लग रहा है कि अमेरिका से आएगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बिकॉज अगर मैं बात करूं भारत की जो गुड्स एक्सपोर्ट जो शेयर है यूएस में, वो मात्र 2% ऑफ जीडीपी है। मतलब जो टोटल गुड्स हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, अगर मैं उसको जीडीपी में बात करूं तो वो मात्र 2% है, जिसकी वजह से यूएस की भले टैरिफ क्यों ना लगे उससे भारत को कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पहुंचने वाला है। तो इसी पर्टिकुलर दो कारणों से हमारा कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी और हमारा लेस अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टू यूएस एज कंपेयर टू व्हाट चाइना एंड अदर कंट्री डज, जिसकी वजह से भारत की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इस साल तो मैनेजेबल लेवल में रहेगा ही, और आने वाले नेक्स्ट ईयर में भी भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफी सस्टेनेबल बेसिस पे रहेगा, जिससे भारत को बैलेंस ऑफ पेमेंट की कोई भी परेशानी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट को अगर डेटा से समझाऊं तो अगर मैं इंडिया के जीडीपी और चाइना के जीडीपी को कंपैरिजन करूं तो इंडिया के जीडीपी का जो 60% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट कंजम्पशन से आता है। मतलब जो इंडिया के लोग इंडिया में रहकर जो कंज्यूम करते हैं,
सामान खरीदते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, जो कंजम्पशन है उसका 60% कंट्रीब्यूशन है भारत के जीडीपी में, और चाइना में मात्र 40% है। बिकॉज चाइना की इकोनॉमी जो है वो प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट पे चलती है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, भारत का एक्सपोर्ट 21.8% ऑफ जीडीपी है, लेकिन चाइना का मात्र 19.7 है। इसका ये मतलब नहीं कि चाइना से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, बिकॉज परसेंटेज ऑफ जीडीपी में अगर कैलकुलेट करें तो चाइना की जीडीपी जो है वो आपकी $20 ट्रिलियन है, तो एनीवेज ये वैल्यू जो ज्यादा आएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, चाइना की जो इकोनॉमी है उसमें डोमेस्टिक फैक्टर्स जो हैं वो उतने प्रीडोमिनेंट नहीं है, लेकिन चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट से चलती है। लेकिन आज जिस तरीके से चाइना के एक्सपोर्ट को लोगों ने खरीदने से मना कर दिया है, तो उसके एक्सपोर्ट में एक सीरियस सेटबैक देखने को मिल रहा है। और क्योंकि उसका एक्सपोर्ट कम होगा, डोमेस्टिक डिमांड है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट भी डिप होगा, और इसका ये नतीजा है कि आज चाइना में डिफ्लेशन का समस्या बनते हुए नजर आ रहा है। तो इसीलिए फ्रेंड्स कहा गया है कि भारत की क्योंकि इकोनॉमी में कंजम्पशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको अमेरिका के टैरिफ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसका ये इंपैक्ट होगा कि भारत की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पे काफी कम प्रॉब्लम आएगा। और इनफैक्ट आपको पता है फ्रेंड्स, भारत जो है इस साल जो रिपोर्ट आया था उसमें यह भी कहा गया कि भारत आने वाले समय में इट इज गोइंग टू बिकम द कंजम्पशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी वजह से ये भारत के लिए और इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। और अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी हमारा एक्सपोर्ट काफी कम है, लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर मैं 2024-25 की एक्सपोर्ट डेटा की बात करूं तो $825 बिलियन थी, विच हैज इंक्रीज बाय 14%। और आपको पता है फ्रेंड्स, 2030 तक का हमारा टारगेट भी है $2 ट्रिलियन, और इसमें भी काफी आसानी मिलेगी फ्रेंड्स, बिकॉज आज हमारा ऑल्दो एक्सपोर्ट कम है, लेकिन आने वाले समय में ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो चाइना प्लस डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, जहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया आ रहा है। अगर मैं इसकी डेटा की बात करूं फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर मैं इंडिया की एक्सपोर्ट की बात करूं यूएस में, तो इस समय जो हमारा भारत का 20% एक्सपोर्ट है वो यूएस जाता है। जो पिछले मतलब फर्स्ट क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में जहां पे ट्रम्प का टैरिफ वॉर चल रहा है, उस क्वार्टर में भी भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 22% से बढ़ा है, विच इज रिमार्केबल। और ये जो 22% से बढ़ा है, इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आया है वो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इस समय डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से एग्जेम्प्टेड है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इसकी वजह से भारत को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। बिकॉज ऑल्दो भारत जो है उसका सबसे बड़ा मार्केट है एक्सपोर्ट में यूएस, लेकिन उसमें भारत का जो सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट है वो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। बिकॉज टोटल $100 का अगर भारत एक्सपोर्ट करता है यूएस में, तो $30 का सामान इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जाता है, और इसको डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लिस्ट से एग्जेम्प्ट कर रखा है। और इसी इलेक्ट्रॉनिक गुड में सबसे ज्यादा हमारा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, विच एनीवेज इंप्लाइज दैट द इंपैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ ऑन इंडिया इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल। साथ ही साथ चाइना में भी हमारा इस 6 महीने में जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 18% से बढ़ा है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आज क्लियर है कि भारत की इकोनॉमी काफी रेजिलियंट दिखती नजर आ रही है। और भारत तो अब इनफैक्ट और भी बहुत सारी चीज कर रहा है, जिसके थ्रू हमारा ये जो अमेरिका के अगेंस्ट जो अमेरिका हमें ब्लैकमेल करने का प्रयास कर, उससे कोई फायदा तो नहीं हो रहा है, लेकिन अब भारत जो है वो और बहुत सारे कदम उठा रहा है, जिससे अमेरिका के लिए ही परेशानी बढ़ सकती है। भारत आपको पता है एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी में बदलाव ला रहा है, जहां पे अब हम अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी जो थोड़ा मोड़ा था उसको भी हम कम करके अब 50 नेशंस जो जहां पर अमेरिका जहां पे इंडिया उन मार्केट्स में अभी तक एक्सपोर्ट नहीं किया है, उन मार्केट्स के ऊपर हम फोकस करेंगे। और इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने एक ऐतिहासिक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को भी लॉन्च करने वाला है 2250 करोड़ का, जिसमें हम लोग फोकस करेंगे कि कैसे जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, और उनका जो एंटायर होलिस्टिक मार्केट एक्सेस को लेकर सपोर्ट है उसको भी प्रोवाइड किया जाए। और आज फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले भी कहा, चाइना +1 डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के अंदर हमारा आज तमाम तरह की कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। यूके के साथ हो चुका है, ईयू के साथ होने वाला है, जिसकी वजह से चाइना जो $875 बिलियन का सामान भेजता था वो अब इंडिया भेजेगा, जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट काफी बढ़ेगा। और आपको पता है फ्रेंड्स, जब ये सब मैं बात कर रहा हूं तो जस्ट 10 अगस्त को ओमान के साथ भी हमारा अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। और फ्रेंड्स, भारत ने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है, भारत तो ऐसे ही आप देख सकते हैं रेजिलियंट है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि भारत अगर वही चीज करे जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, अगर हमने अमेरिकन गुड्स बॉयकॉट कर दिया
तो आप समझिए अमेरिका तो बेचारा बर्बाद हो जाएगा, बिकॉज इसकी 80% इकोनॉमी सर्विस सेक्टर से आती है, और सर्विस सेक्टर में इसका सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया। और अगर इंडिया ने एक तरीके से रिटेलिएट किया तो ये यूएस के लिए बहुत उल्टा गेम कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जितने भी बातें मैंने कहा कि अमेरिका के टैरिफ की वजह से भारत जो है रेजिलियंट है, भारत की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, लेकिन एक बात तो सही है कि भारत को अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज सबसे बड़ा कंटेंशियस इशू अमेरिका के साथ हमें एग्रीकल्चर में झेलना पड़ रहा है। कुछ साल पहले आपको पता है भारत रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से भी बाहर हो गया था, अगेन फॉर द सेम इशू एग्रीकल्चर। तो आज समय आ चुका है फ्रेंड्स कि भारत हमें नेशनलिस्टिक होकर ये तो जरूर अपने इकोनॉमी को बचाना है, लेकिन कब तक बचाएंगे? हमें एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करना पड़ेगा। आज एग्रीकल्चर में एक नया ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 चाहिए, जो एक टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एग्रीकल्चर होगा, जहां पे मैकेनाइजेशन होगा, जहां पे हमारी प्रोडक्शन ही नहीं हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बिकॉज आज ये ग्राउंड रियलिटी है फ्रेंड्स की, देख सकते हैं एनसीआरबी की डेटा खुद कहती है कि हर एक घंटे एक फार्मर या फार्मर लेबरर जो है वो हर घंटे सुइसाइड करता है। तो ये आज क्लियरली बताता है कि भारत की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, इसको हमें बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन बचाने का मतलब ये नहीं कि बस लोगों को मरने देना है, फार्मर्स को मरने देना है। हमें एग्रीकल्चर को रियली आज समय आ गया है रिफॉर्म करने का, जिसके लिए हमें सब्सिडी और फ्री में पैसे बांटने से हटकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।